दोस्तों पंक्चुएशन चाहे पेपर टीजीटी का हो या पीजीटी का हो या कोई सा भी पेपर हो, ये पंक्चुएशन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंक्चुएशन का क्या मतलब है। देखो, अगर आप जो है बस से ड्राइव कर रहे हैं या आप जो है रेल से जो है सफर कर रहे हैं, तो हर चीज के कुछ स्टॉप होते हैं। बस भी स्टॉप लेती है और इसी तरह ट्रेन भी स्टॉप लेती है। कहीं पर बस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कहीं पर 20 मिनट के लिए, तो कहीं पर रुक ही जाती है। तो इस तरह से लैंग्वेज के अंदर भी जब हम बात करते हैं या हम कोई चीज लिखते हैं या हम कोई चीज बोलते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा सांस लेकर बोलना होता है। जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हैं, अब मैं बोले थोड़ी जा रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, कहीं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ तो कहीं पर थोड़ा सा लंबा पॉज ले रहा हूँ। तो इसी तरह लैंग्वेज में बोलते समय या लिखते समय हमें स्टॉप लेने पड़ते हैं, हमें सांस लेना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है। तो लैंग्वेज में इसी काम करने को बोलते हैं पंक्चुएशन। ठीक है। तो पंक्चुएशन में क्या है, कह रहे हैं कि पंक्चुएशन एक ऐसा वर्ड है जिसको पंक्टम से लिया गया है, और इसका मतलब होता है कि आप जो स्टॉप्स हैं यानी जो रुकना है उसको राइट मैनर में, यानी आपको कहां पर कैसे रुकना है, इस पूरे तरीके को, इस पूरे जो है मैटर को, पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसेस को पंक्चुएशन बोला जाता है। समझ गए पंक्चुएशन का मतलब? पंक्चुएशन का मतलब ये है कि आप सही जगह पर रुकें, ये है पंक्चुएशन का मतलब। अब हमें रुकना क्या, कैसे कैसे, कहां पर कितना रुकना है, हमें ये चीजें बताएंगी। कह रहे हैं कि स्टॉप के लिए ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूज होते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप, ये तो आप जानते ही हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल माने कंप्लीटली, स्टॉप मीन्स रुक जाना, कि जहां पर आप कंप्लीटली रुक जाते हैं पूरी तरह से, उसको बोलते हैं फुल स्टॉप, यानी आपकी बात पूरी हो जाती है। बाकी नीचे एक्सप्लेन है हर चीज का, बस यहाँ पर आप इतना समझ लें कि जहां पर आप पूरी तरह से रुक जाते हैं, बात खत्म कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये होता है। इसके नेक्स्ट आता है कोमा। कोमा का मतलब यह कि जहां पर आप बिल्कुल थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, बिल्कुल, यानी जो सबसे जो छोटा स्टॉप होता है उसको बोलते हैं हम कोमा। सेमी कोलन, अब ये जो सेमी कोलन है ये कोमा से थोड़ा बड़ा स्टॉप होता है, यानी अगर आप कोमा पर 10 मिनट के लिए रुक रहे हैं तो सेमी कोलन पर आपको 15 मिनट रुकना होगा। तो कोमा सबसे छोटे स्टॉप को बोलते हैं, सेमी कोलन उससे बड़े स्टॉप को बोलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको थोड़ा सा, जो इनके ये साइंस हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखें। फुल स्टॉप में डॉट आता है, कोमा में ये इस तरह का साइन होता है। सेमीकोलन में ऊपर डॉट होगा और नीचे इस तरह का कोमा का साइन होगा, यानी फुल स्टॉप वाला साइन और कोमा का साइन दोनों एक साथ होंगे, सेमीकोलन। कोलन, कोलन का मतलब ये है कि जहां पर सेमीकोलन में, कोमा में आप 10 मिनट रुके, फॉर एग्जाम्पल सेमीकोलन में आप 15 मिनट रुके, तो कोलन में आपको 20 मिनट रुकना होगा। यानी कोलन जो है ये सेमी कोलन से बड़े स्टॉप को बोला जाता है। तो ये 4 स्टॉप हो गए, नीचे ये कोई स्टॉप नहीं है, ये अलग चीजें हैं। स्टॉप केवल ये हैं, देखो, सबसे छोटा स्टॉप कोमा, उससे बड़ा सेमीकोलन, उससे बड़ा कोलन, और सबसे बड़ा फुल स्टॉप। अब नीचे इंटरोगेशन मार्क जो है आ गए हैं, साइन है। ये वो है जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। ये स्टॉप नहीं है, बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वन सा होता है, ऊपर और नीचे डॉट लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई फीलिंग जो है दिखाते हैं, कोई फीलिंग हो या फिर आपकी कोई एक्सप्रेशन हो, इस तरह की चीजों में ये एक्सक्लेमेशन मार्क काम आता है। डैश होता है इसी तरह पैरेंथेसिस, ये आप इस तरह से ये ब्रैकेट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और इन्वर्टेड कोमा, इसको हम एक एक कर कर देखेंगे, अगर इनके सब की एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बताया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है, लॉन्गेस्ट पॉज, जहां पर आप सबसे ज्यादा देर तक रुकते हैं वो कहलाता है फुल स्टॉप। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फुल स्टॉप, यानी आपको पूरी तरह से रुक जाना है। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ऑल एजर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो एजर्टिव सेंटेंस के अंदर और इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है। एजर्टिव सेंटेंस का मतलब यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर और निगेटिव सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप लगता है, और इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर। एग्जांपल देखें, द अर्थ शोज राउंड द सन,
कि जो जमीन है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नहीं बल्कि सिंपल पॉजिटिव। यहाँ पर आप देखें फुल स्टॉप लग गया, बात पूरी हो गई कि सूरज जमीन के चारों ओर घूमता है, पूरा होगी बात, समझ में आ गई, फुल स्टॉप लग गया। इसी तरह इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप लगता है, जैसे कि प्लीज कम हियर, प्लीज बराए मेहरबानी यहाँ आओ। तो यहाँ भी बात पूरी हो गई, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। तो एक यूज क्या हुआ फुल स्टॉप का कि एसर्टिव सेंटेंस अगर है तो फुल स्टॉप लगेगा, और या इंपरेटिव सेंटेंस है तो भी फुल स्टॉप लगेगा। इसके अलावा फुल स्टॉप का जो यूज होता है वो होता है एब्रीविएशन में, यानी जब आप शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि MBBS, MD, MP, है ना, PM, MLA, जब आप किसी भी बड़े वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं तो उनके बाद में हमें ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे कि DH लॉरेंस है तो D मीन्स डेविड, आप डेविड ना लिखकर सिर्फ D लिख देते हैं, या आप हर्बर्ट ना लिखकर सिर्फ H लिख देते हैं, तो ये आपको फुल स्टॉप के साथ लिखना होगा, D फुल स्टॉप H फुल स्टॉप, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह M में दूसरा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, M में यानी मास्टर ना लिखकर आपने सिर्फ M लिख दिया और आर्ट्स ना लिखकर आपने सिर्फ A लिख दिया। तो आप जब एब्रीविएशन यूज करते हैं या आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो आपको फुल स्टॉप का यूज करना पड़ता है। तो फुल स्टॉप का तो पता चल गया, अब देखते हैं कोमा। कोमा का यूज, सबसे ज्यादा कोमा का यूज होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि कोमा का यूज, कोमा का मतलब आप जब बिल्कुल सबसे कम रुकते हैं, सबसे छोटे स्टॉप को कोमा बोलते हैं। तो कोमा का मतलब यह है कि जब जहां पर बहुत सारे वर्ड्स हों तो उनको अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज किया जाता है। यानी एक ही सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और उसी एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए हों तो उनको अलग अलग कैसे करते हैं, कोमा के जरिए। जैसे कि माई ब्रदर इज हैंडसम, मेरा भाई हैंडसम है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, एंड पंक्चुअल, और समय को फॉलो करने वाला है। देखो अब सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, मेरा भाई, लेकिन इसके एडजेक्टिव कितनी है, हैंडसम भी भाई के लिए, इंटेलिजेंट भी भाई के लिए, पंक्चुअल भी भाई के लिए। तो क्या किया कि हैंडसम और इंटेलिजेंट के बीच में कोमा लगा दिया, दोनों को अलग अलग कर दे। ऐसा तो है नहीं कि अपने लिखते चले जाएं कि हैंडसम, इंटेलिजेंट, पंक्चुअल, नो, ये तरीका गलत है। तो क्या करते हैं, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है एडजेक्टिव यूज हो जाती हैं या अलग अलग वर्ड्स यूज हो जाते हैं तो उनको कोमा से अलग कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोमा इज यूज फॉर अ ब्रीफ पॉज इफ नीड। ये कह रहे हैं कि अगर कोमा का यूज हम तब भी कर देते हैं जब हमें बहुत कम जो है, जैसे कि मान लो बीच में हमने दो सेंटेंस बोले और दोनों सेंटेंस को बोलते समय हमें हल्का सा पॉज लेना पड़ता है, हल्का सा रुकना पड़ता है, तो भी कोमा का यूज कर लेते हैं। जैसे कि इफ यू कम हेयर, अगर तुम यहाँ आओगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो अब ये दो सेंटेंस आप बोल कर देखिए कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बोलते समय भी आपको बीच में हल्का सा पॉज लेना है, आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि अभी बात अधूरी है कि अगर तुम आओगे, अब आओगे से मतलब भी आपको आगे जानना जरूरी होता है, तभी तो बात समझ आएगी। तो यहाँ कोमा लगेगा कि अगर तुम आओगे, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो अगर दो सेंटेंस हो और एक दूसरे पे डिपेंड करता हो तो दोनों के बीच में कोमा लगाया जाता है। ये कंडीशनल सेंटेंस है तो बीच में कोमा लगता है। देखें, कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जहां पर हमें कोटेशन जो है किसी के द्वारा कही गई बात को हमें लिखनी पड़ती है। जैसे कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप इसको देखेंगे, यानी कोटेशन, जब आप कोटेशन लिखते हैं तो भी हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू डू योर होमवर्क, के अपना काम करो। अब देखो ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा। जब आप इन्वर्टेड कोमा कहीं पर लगाते हैं तो उससे पहले आपको कोमा भी लगाना होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से भी है कि जब आप इन्वर्टेड कोमा में कोई चीज लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा लगाने से पहले आपको एक नीचे कोमा लगाना होगा, ठीक है। हालांकि ये एक दूसरी जगह पर हम अभी और भी देखेंगे कि कोमा की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन यही माना जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा हमेशा साथ आते हैं। नेक्स्ट देखें, कोमा इज यूज टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ वर्ड्स हैं और वो पेयर में है, यानी वर्ड जो है वो पेयर में है, तो उन पेयर को अलग अलग करने के लिए भी कोमा का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखे, हाई एंड लो, ऊंचा और नीचा, रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, वाइज एंड फुलिश,
अकलमंद और बेवकूफ, मस्ट ऑल डाई, हर एक को मरना है। यानी अब देखो, हाई एंड लो ये एक पेयर है, रिच एंड पुअर ये भी एक पेयर है, वाइज एंड फुलिश ये भी एक पेयर है। तो इन्होंने यहाँ क्या कहा था कि अगर वर्ड्स के पेयर बने हुए हों और वो जो वर्ड्स के पेयर हैं वो एंड से जुड़े हुए हों, यानी एक वर्ड फिर एंड फिर दूसरा वर्ड, तो बिल्कुल सेम यही हो रहा है। हाई एंड लो ये वर्ड एक पेयर है और बीच में एंड है। इसी तरह रिच पुअर दोनों के बीच में एंड है, तो इनको अलग अलग करने के लिए भी कोमा का यूज कर देते हैं। हाई एंड लो कोमा, रिच एंड पुअर कोमा, वाइज एंड फुलिश कोमा, मस्ट ऑल डाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कोमा इज यूज्ड आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कि कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जब कहीं पर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ये आप जब सिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। बेसिकली आप इतना समझ लें कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि दो सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन दोनों का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होगा और दोनों की जो वर्ब है वो भी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी दोनों जो है ना कोज एंड इफेक्ट ये है, ये होगा दोनों के बीच में। देखो, इट बीइंग संडे, संडे होने की वजह से आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया, ये तो इफेक्ट हो गया, ये तो, लेकिन कारण क्या है, कारण ये है कि आज संडे है। तो देखो, इट बीइंग संडे, संडे होने की वजह से, फिर भी आप बोलकर भी देखेंगे तो कोमा ही लगेगा यार। इट बीइंग संडे, के संडे होने की वजह से मैं स्कूल नहीं गया, तो बीच में कोमा आएगा। कोमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ये कह रहे हैं कि अगर कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जहां पर कोई नाउन या कोई फ्रेज अपोजिट यूज हो जाते हैं, जैसे मिल्टन द ग्रेट एपिक राइटर वाज ब्लाइंड। कि मिल्टन, जो मिल्टन है द ग्रेट एपिक राइटर वाज ब्लाइंड, कि जो एक महान ग्रंथ लेखक हैं, ग्रेट एपिक राइटर मीन्स महान ग्रंथ लेखक, वाज ब्लाइंड अंधे थे मिल्टन। मिल्टन देखो, मिल्टन भी वही है, ग्रेट एपिक राइटर भी वही है, भाई महान ग्रंथ लेखक कौन है, मिल्टन। तो अगर ऐसा हो जैसे कि शेक्सपियर को बोला जाए, पहले लिख दें शेक्सपियर, शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, तो बीच में कोमा लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज, ये एक नाउन फ्रेज। अगर नाउन फ्रेज इस तरह से आ जाता है, शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामाटिस्ट, माइकल जो है माइकल जैक्सन द ग्रेट डांसर, तो बीच में कोमा लगाना पड़ता है। ऐसे ही है सेम यहाँ भी, मिल्टन द ग्रेट एपिक राइटर वाज ब्लाइंड, तो मिल्टन पर कोमा लगेगा। अच्छा, कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जहां पर हम नॉमिनेटिव में किसी को एड्रेस करते हैं, यानी जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तब भी हमें कोमा का यूज करना पड़ता है। देखें, कम हेयर संजना, कम हेयर ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और संजना, संजना ये एक किसी का नाम है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम बुला रहे हैं। तो अगर ये ऐसे होता कम हेयर, तो ये तो इंपरेटिव बन गया, फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम भी आ रहा है, यानी कम हेयर संजना। तो एक छोटा सा पॉज हमें लेना पड़ेगा कि यहाँ आओ बच्चे, तो ऐसे कम हेयर संजना, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि अभी बात हमारी अधूरी है। अगर संजना ना होता तो बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाता, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। लेकिन कम हेयर, अभी आपने बात पूरी नहीं की, अभी आपको और बोलना है, क्या बोलना है, संजना। ठीक है, कम हेयर संजना, तो बीच में कोमा आएगा। अगर एड्रेस कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर तो कोमा का यूज करेंगे। कोमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जबकि दो या दो से ज्यादा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को अलग अलग किया जाए। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या फिर खुद किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। देखें, देन एट लेंथ पृथ्वीराज गोट विक्ट्री ओवर हिज एनिमी, के फिर आखिरकार पृथ्वीराज ने अपने दुश्मन पर विजय हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली। देखें, देन ये क्या है, ये एक एडवर्ब है, और इसी तरह एट लेंथ ये भी एक एडवर्ब है। तो दो या दो से ज्यादा, यहाँ पर दो एडवर्ब आ रहे हैं, देन यहाँ भी कोमा लगेगा, एट लेंथ यहाँ भी कोमा लगेगा। दो या दो से ज्यादा एडवर्ब अगर आ जाते हैं तो वहां पर कोमा का यूज करना पड़ता है। अच्छा, और कहाँ कोमा लगता है, कोमा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज इन अ सेंटेंस, के किसी सेंटेंस के अंदर जब हम पार्टिसिपल फ्रेज को यूज करते हैं तो उसके बाद में भी हमें यूज करना पड़ता है। जैसे कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड कोट द थीफ,
कि पुलिस हैविंग अराइव्ड, आकर क्या किया, चोर को पकड़ लिया, कि पुलिस ने आकर चोर को पकड़ लिया। द पुलिस, पुलिस पर कोमा लगा और इस तरह से हैविंग अराइव्ड यहाँ पर भी कोमा लगेगा और फिर आप बात पूरी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब कहीं पर कोई पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया जाता है तो पार्टिसिपल फ्रेज में हमें कोमा लगा लगा कर आगे बढ़ना पड़ता है। द पुलिस हैविंग अराइव्ड कोड द थीफ। Comma is used before and after words, phrase or clauses if they are in a sentence. कि कोमा का यूज हम तब भी करते हैं किसी वर्ड्स के लिए, फ्रेज के लिए या फिर क्लोजेस के लिए अगर वो किसी सेंटेंस में, यानी एक सेंटेंस है और उसमें फ्रेज आ गया और या फिर वर्ड्स आ रहे हैं तो हम उनको अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। जैसे कि योर स्टोरी इज, कि तुम्हारी जो कहानी है, इन सेवरल वेज, वो बहुत सारी वजहों से बिलीवेबल है, विश्वसनीय है, कि तुम्हारी स्टोरी बहुत सारी वजहों से विश्वसनीय है। तो आप क्या करेंगे, योर स्टोरी इज, ये एक क्या है, ये एक फ्रेज है, और फिर इसी तरह से इन सेवरल वेज, ये भी एक तरह का फ्रेज या क्लोज है, और बिलीवेबल ये फिर एक अलग है। तो कह रहे हैं कि अगर इस तरह किसी सेंटेंस के अंदर फ्रेज हो या फिर क्लोज हो या फिर वर्ड्स हो तो उनको अलग अलग करने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं। योर स्टोरी इज इन सेवरल वेज बिलीवेबल। कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जबकि हम कोई ओमिशन, यानी कोई ओमिशन दिखाते हैं, जैसे कि यू विल गेट सक्सेस, तुम तो कामयाब हो जाओगे, योर ब्रदर नेवर, लेकिन तुम्हारा भाई कामयाब नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि यू गेट सक्सेस योर ब्रदर, यहाँ पर क्या है, योर ब्रदर ओमिशन, ओमिशन मीन्स अलग कर देना, हटा देना, कि जो तुम करोगे ना वो तुम्हारा भाई कभी नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, भाई को यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ भी योर ब्रदर नेवर, ब्रोदर पर आप थोड़ा रुकेंगे फिर बोलेंगे नेवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोमा इज यूज शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोज ऑफ अ सेंटेंस, के किसी सेंटेंस में जो शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वहां पर भी हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे कि आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कंकर्ड, मैं जीत गया हूँ, कि जहां पर आप बिल्कुल जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोजेस हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। देखें, बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा पॉज लेना है। जैसे ही मैं आया, मैंने देखा कि मैं जीत गया हूँ, ठीक है, ऐसे। कोमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इन अपोजिशन। ये कह रहे हैं कि कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन को के अपोजिशन में, जैसे कि माय सिस्टर सुनीता हैज गॉन टू दिल्ली, कि मेरी जो बहन सुनीता है वो दिल्ली जा चुकी है। अगर मान लो यहाँ पर सुनीता ना होता तो कैसे बोलते, माई सिस्टर हैज गॉन टू दिल्ली, मेरी बहन दिल्ली जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नाउन को रखा गया है, सुनीता। ठीक है, तो यहाँ पर माई सिस्टर सुनीता, यहाँ पर कोमा लगेगा माई सिस्टर पर, मेरी बहन सुनीता दिल्ली जा चुकी है, तो ऐसे बोलना होगा इसको, मेरी बहन सुनीता दिल्ली जा चुकी है। तो यहाँ पर भी कोमा, यहाँ पर भी कोमा आ रहा है। अभी आप इनको समझते चले, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे तो थोड़ा सा वहां पर देखेंगे हम कितना इसमें समझ पाए हैं। देखें नेक्स्ट, comma is used after such words or phrase, therefore, however, indeed, nevertheless, consequently so। ये कह रहे हैं कि अगर किसी फ्रेज में या किसी वर्ड्स में इस तरह के वर्ड आ रहे हो, जैसे कि therefore आ जाए, however आ जाए, indeed आ जाए, nevertheless आ जाए, consequently आ जाए, so आ जाए, तो उस समय हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे कि श्री शर्मा इज इन द सेम ग्रेड बट जूनियर टू मी इन सर्विस, ये श्री शर्मा बिल्कुल सेम ग्रेड के ही हैं लेकिन फिर भी वो सर्विस में मेरे से जूनियर हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर श्री शर्मा द सेम ग्रेड, यहाँ पर आपको रुकना होगा कि श्री शर्मा का ग्रेड बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, बट। ठीक है, लेकिन हमें ये करना था ना पहले, ये वाला छूट गया, सॉरी। तो अगर कहीं पर देयरफॉर, हाउएवर, इंडीड, नेवरदलेस, कंसीक्वेंटली, सो इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं तो वो हमेशा कोमा के साथ आते हैं, जैसे कि देयरफॉर कोमा, तो यहाँ पर देयरफॉर है तो इससे इसके बाद में कोमा लगाना होगा। आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज टुडे, के इसलिए आज मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सका, तो देयरफॉर पर हमेशा कोमा लगेगा। इसी तरह इंडीड पर हमेशा कोमा आता है, हाउएवर पर हमेशा कोमा आता है, देयरफॉर पर, सो, कंसीक्वेंटली, इन पर सब पर कोमा आता है। अच्छा, अगर कोमा एक और सूरत में भी यूज हो जाता है, जैसे कि कोमा इज यूज्ड आफ्टर ईच प्रीपोजिशन व्हेन देयर आर टू प्रीपोजिशंस टू वन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर
हर जो है दो प्रीपोजिशंस हो तो हर एक प्रीपोजिशन में आपको जो है कोमा का यूज करना होगा। अगर प्रीपोजिशंस टू वन सब्जेक्ट यानी दो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए जब दो प्रीपोजिशन होंगी, यानी बेसिकली तो दो प्रीपोजिशन होंगी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक होगा और प्रीपोजिशन दो होंगी तो भी हम कोमा का यूज कर देते हैं। जैसे श्री शर्मा इज इन द सेम ग्रेड, के श्री शर्मा भी सेम ग्रेड में ही थे बट जूनियर टू मी इन सर्विस, लेकिन वो सर्विस में मेरे से जूनियर थे। अब यहाँ पर आप देखें दो प्रीपोजिशन है, देखें प्रीपोजिशन यहाँ पर इन है और यहाँ पर भी इन है, तो दो प्रीपोजिशन आ रही हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट देखें श्री शर्मा इज द सेम ग्रेड, लेकिन यहाँ पर किसके सेम ग्रेड थे वो मेरे, और जूनियर किसके हैं मेरे, यानी दोनों में ही ऑब्जेक्ट सेम हो रहा है। तो यहाँ पर देखें दो प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट सेम है तो बीच में आपको कोमा लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लोजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, कि जब कोई कंपाउंड सेंटेंस होता है तो भी आपको कोमा का यूज करना पड़ता है अलग करने के लिए। जैसे कि मैन मे कम, मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये कह रहे हैं कि इंसान तो आएंगे और इंसान तो जाते रहेंगे, लेकिन जब मैं जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैन में कम, इंसान आएंगे और इंसान जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको बोल कर भी लग रहा है बट आई गो फॉर एवर, तो ये काम हमेशा जारी रहेगा। कोमा और किस सूरत में होता है, कोमा इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स और फ्रेज पॉइंटिंग कंपैरिजन प्लेस्ड इन कंट्रास्ट, के कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जब हम किसी वर्ड से पहले या फ्रेज से पहले कंपैरिजन दिखाते हैं या फिर किसी कंट्रास्ट को दिखाते हैं। जैसे कि टू एक्ट दस, इस तरह से काम करना, डज नॉट शो योर विजडम, वो तुम्हारे कल को नहीं दिखाता बट फोली, बल्कि ये बात तुम्हारी बेवकूफ़ी को दर्शाती है। तो यहाँ पर भी देखें टू एक्ट दस, यहाँ पर हमने इसको अलग कर दिया, 10 पर कोमा लगा दिया। डज नॉट शो योर विजडम, विजडम पर भी कोमा आएगा बट फोली, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी को, यार इस तरह के काम करना तुम्हारी अकलमंदी को नहीं दिखाएगा बल्कि बेवकूफ़ी की बात है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पाउज ले लेकर आगे बढ़ना है। कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट एन एडजेक्टिव क्लोज व्हिच हैज द कोऑर्डिनेशन व्हिच द प्रिंसिपल क्लोज, के कोमा का यूज हम तब भी करते हैं, कब करते हैं, टू सेपरेट एन एडजेक्टिव क्लोज, किसी एडजेक्टिव क्लोज को अलग करने के लिए जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन हो और फिर एक प्रिंसिपल क्लोज भी हो, तब भी कोमा का यूज होता है। जैसे सम पर्सन्स, कुछ ऐसे इंसान, हु आर सुपरस्टिशियस, जो कि अंधविश्वासी होते हैं, पुरानी चीजों पर यकीन रखते हैं, से वो कहते हैं इट इज अनलकी, कि ये किसी के लिए जो है अनलकी होता है टू गो जाना, व्हेन द कैट हैज क्रॉस्ड द वे, कि जब आपके सामने से कोई बिल्ली गुजर कर चली जाए फिर भी आप अपना सफर तय करते हैं, तो ये इंसानों के लिए अनलकी हो जाता है, उनके लिए सही नहीं होता, अपशगुन माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सम पर्सन्स, भाई जो पर्सन्स है वही सुपरस्टिशियस है, तो सम पर्सन, पर्सन पर कोमा लगेगा, और इस तरह से हु आर सुपरस्टिशियस, यहाँ भी कोमा लगेगा, से पर भी कोमा लगेगा, और फिर ये पूरा सेंटेंस आगे बढ़ेगा। कुछ लोग जो अंधविश्वासी हैं कहते हैं इट इज अनलकी, तो इस तरह से आपको पॉज ले लेके सेंटेंस को पूरा करना होगा। Comma is used to separate an adverbial clause from its principal clause, ये कह रहे हैं कि जो कोमा है उसका यूज करते हैं किसी एडवर्बियल क्लोज को अलग करने के लिए इसके प्रिंसिपल क्लोज से। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे अलग करना है, बट व्हेन एडवर्बियल क्लोज, जैसे कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, कि अगर तुम वाकई खुश रहना चाहते हो, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, कि अब इसमें क्या कर रखा है, एडवर्बियल फ्रेज है और एडवर्ब क्लोज को क्या कर रखा है, उसके प्रिंसिपल क्लोज से अलग कर दिया है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर वाकई तुम्हें खुश रहना है, तो यहाँ पर आपको रुकना कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो रुकोगे ना, तब बोलोगे दूसरों की मदद करो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ये रुकना होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, हेल्प अदर्स इफ यू वांट टू बी हैप्पी, दूसरों की मदद करो अगर तुम्हें खुश रहना है, तो फिर ये यहाँ से हट जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये जो प्रिंसिपल क्लोज है फिर ये इसके साथ में जुड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ पर इसको अलग किया हुआ है। अगर आप इसमें सांस लेकर बोलते हैं तो आपको यहाँ पर कोमा देना होगा। लेकिन वही बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अगर एडवर्बियल क्लोज है और वो प्रिंसिपल क्लोज के साथ में ही आता है तो उस समय कोमा को हटा दे जाते हैं। ये बात शायद यहीं पर लिखी हुई है, जैसे कि हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर तुम्हें खुश रहना है, कि दूसरों की मदद करो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्लोज और ये साथ में ही है एडवर्बियल फ्रेज, तो कोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर तुम्हें खुश रहना है। लेकिन अगर आप ऐसे कर देते इफ यू वांट टू बी हैप्पी, फिर आपको कोमा लगाना होगा हेल्प अदर्स, फिर आपको ऐसे बोलना होगा। कोमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं कि कोमा का यूज हम तब भी करते हैं जबकि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते, जैसे कि सुनीति कोमा वो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल गॉट सक्सेस। अब ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो वो है WHO वो, ये रिलेटिव प्रोनाउन को दिखा रहा है। अगर ये सुनीति ना होता मान लो, तो क्या बोलते हैं इसको, वो इज कह रहे हैं वो इज या सॉरी यहाँ पर W या वो ना होता तो क्या बोलते हैं, सुनीति इज एन इंटेलिजेंट गर्ल गोट सक्सेस। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग अलग सा कर रखा है, सुनीति भी लिख रखा है और वो भी लिख रखा है। तो फिर वही बात आ रही है जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, मिल्टन द ग्रेट एपिक राइटर, ऐसे ही तो हो गया ये भाई, सुनीति भी आ रही है और इसके लिए वो भी आ रहा है, तो इसको कोमा से अलग करेंगे। वो इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, जो कि बहुत ही अकलमंद लड़की है, कोमा गोट सक्सेस, वो कामयाब हो गई। तो ये कोमा का यूज है। सेमी कोलन, ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है सेमी कोलन में। बस आपको ये याद रखना है कि कोमा में ये सबसे छोटा स्टॉप कोमा होता है और उससे बड़ा स्टॉप सेमी कोलन होता है। ये साइन भी आपको याद रखना है, नीचे कोमा है और नीचे उसके डॉट बना हुआ है। अच्छा, सेमी कोलन वही बात है कि सेमी कोलन जो है वो एक थोड़ा बड़ा पॉज लेता है एक कोमा से, और जैसे कि ये क्लोज हो सकते हैं, उन क्लोज की जो एक सीरीज है उसको अलग अलग करने में काम आता है, जैसे कि आई लव्ड सेमी कोलन, आई सैंग, आई डांस्ड विद जॉय, मैं हंसा, मैंने गाया, और फिर मैं। लेकिन यहाँ पर देखो, हंसने में और गाने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, थोड़ा सा उसने पॉज लिया होगा, तब जाकर ये काम शुरू हुआ होगा। आई लव्ड, इसका मतलब आई सैंग अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो फौरन नहीं कर रहा उस काम को, थोड़ा समय ले रहा है। और डांस में भी वो थोड़ा समय ले रहा है कि मैंने गाया और मैंने डांस भी किया। इसके अलावा ये दो कोऑर्डिनेट क्लोज को भी अलग अलग करने के काम में आता है अगर कोई कंजंक्शन उनके बीच में ना हो तो, जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन, के गलती करना इंसान का काम है, टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ करना खुदा का काम है। देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, जबकि, कि गलती करना इंसान का काम है जबकि माफ करना खुदा का काम है। तो जबकि जो वाइल वर्ड होता है वो यहाँ कंजंक्शन बनता, लेकिन कंजंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो अगर कंजंक्शन ना हो और दो कोऑर्डिनेट क्लोज एक साथ आ जाएं तो हम उस समय सेमीकोलन का यूज करते हैं, जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन, सेमीकोलन टू फॉरगिव डिवाइन। और क्या यूज है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लोज यूजिंग बट एंड येट स्टिल नेवरदलेस। किसी तरह अगर दो कोऑर्डिनेट क्लोजेस आ रहे हैं तो उनको अलग करने के लिए भी हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। अगर बट उनको बट से अलग कर रहे हैं, यहाँ तो ये था कि कोई कंजंक्शन आएगा ही नहीं, लेकिन मान लो अगर बट आ जाता है, येट आ जाता है, स्टिल आ जाता है, या फिर नेवरदलेस, इस तरह के कंजंक्शन आ जाते हैं तो उस समय हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। जैसे आई फाउंड हर डॉग इंडीड, कि मैंने वास्तव में उसके कुत्ते को ढूंढ लिया था, पा लिया था, बट इट डिस्ट्रेस टू मी टू सी इट। अब यहाँ पर देखो सेमीकोलन आ रहा है ना, कंजंक्शन तो है, लेकिन क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि बट इट डिस्ट्रेस टू मी, कि मैंने उसके कुत्ते को पाया लेकिन मुझे उसको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्यों, इट वॉज डेड, क्योंकि वो मर चुका था। तो यहाँ भी यही है कि अगर बट आ जाए, स्टिल आ जाए और ये दो कोऑर्डिनेट क्लोज एक साथ हों, आई फाउंड हर डॉग इंडीड ये एक कोऑर्डिनेट क्लोज है, और इट स्ट्रेस टू मी टू सी इट ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो यहाँ पर भी सेमीकोलन का यूज होगा। इसी तरह कह रहे हैं इट इज यूज्ड बिफोर नेमली दैट इज एज, है ना, दैट इज, ये विजुअलाइज, इस तरह की जो वर्ड है तब भी सेमीकोलन का यूज किया जाता है। जैसे कि माय टीचर हैज लिटरेरी नॉलेज, मेरे टीचर को लिटरेरी नॉलेज है,
दैट इज जो कि क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं नॉलेज ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स, उनके पास सिर्फ किताबों की और ऑथर्स की नॉलेज है। तो यहाँ पर देखें अगर दैट इज एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे सेमीकोलन का यूज करते हैं कि मेरे टीचर को जो नॉलेज है, यहाँ पर सेमीकोलन दैट इज वो कैसी है, दैट इज से पहले सेमीकोलन और इसके बाद में कोमा, तब बात हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे आता है कोलन, सेमी कोलन से बड़ा स्टॉप कोलन हो जाता है और ये लास्ट है, इसके बाद में सिर्फ फुल स्टॉप बचता है जो हमने कर लिया है। कोलन का मतलब ये है कि जहां पर आप सेमी कोलन से बड़ा जो है सांस ले लेते हैं तो उस समय हमें कोलन का यूज करना पड़ता है। और ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कोटेशन में भी इसका यूज हो जाता है, जैसे कि हमने कोमा में पढ़ा था, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इन्वर्टेड कोमा से पहले कोमा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं पर डायरेक्ट कोटेशन हम लिख देते हैं तो भी इसका यूज हो जाता है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा सेज, के लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइव एंड लेट अदर्स लाइव, कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या लगे हुए हैं, कोलन, हालांकि यहाँ पर होना ये चाहिए था कि कोमा, भाई यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है लेकिन यहाँ पर कोमा होने चाहिए थे। तो यहाँ पर ऐसे ही बोल सकते हैं लॉर्ड बुद्धा सेज, अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं लॉर्ड बुद्धा सेज लिव एंड अदर लेट अदर्स लिव, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ठीक है, नेक्स्ट देखें कोलन का और क्या यूज है। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, कि अगर कहीं पर जो है किसी चीज की वस्तुओं की एक पूरी लिस्ट है तो उसमें भी हम कोलन का यूज करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आर, शेक्सपियर के 4 महान ट्रेजेडी हैं, हैमलेट है, किंग लियर है और मैकबेथ है और ओथेलो है। अब देखें ये 4 चीजें हैं, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, तो ये 4 क्या एक सीरीज है, लेकिन इनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। भाई यहाँ पर तो यही लगेगा कोमा, है ना, इनके बीच बीच में तो कोमा लगेगा, लेकिन इन चारों को इससे अलग करने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं, कि शेक्सपियर की 4 बड़ी ट्रेजेडी हैं, हैमलेट, किंग लियर, ऐसे बोलेंगे। और क्या यूज होता है इसका, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल रिमार्क, इसके अलावा कुछ अगर एडिशनल रिमार्क है तो भी हम कोलन का यूज करते हैं, जैसे कि मैन, गुड मैन ईट टू लिव, यानी कुछ इंसान लाइव बोल सकते हैं, जिंदा रहने के माने मिलेंगे, कि अच्छे इंसान जो है वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, ग्रीडी मैन लिव टू ईट, जबकि जो बेकार के इंसान है वो खाने के लिए जिंदा रहते हैं, यहाँ पर भी इसको लाइव बोल सकते हैं, लाइव मीन्स जिंदा रहना, है ना, कि कुछ अच्छे इंसान तो वो हैं जो कि जिंदा रहने के लिए खाते हैं और बेकार लोग वो हैं जो कि खाने के लिए जिंदा रहते हैं। अब देखो वही बात आ रही है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी, कि अगर 2 सेंटेंस हो और वो उनके बीच में कोई कंजंक्शन ना आए तो कोलन का यूज हम कर लेते हैं। यहाँ पर हालांकि जब क्यों होना चाहिए था वाइल, कि अच्छे लोग जो है जिंदा रहने के लिए खाते हैं जबकि बुरे लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, जबकि ना होकर यहाँ पर कोलन का यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसमें तो कुछ करने, क्वेश्चन मार्क का सीधा मतलब ये होता है कि जहां पर आप किसी से कोई सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जैसे कि हैव यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क में ये होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये है कि जहां पर आप अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करते हैं, अपनी विश को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, यानी आपकी जो बातें हैं वो आपके सीधा दिल से निकलकर आती हैं, तो उस समय आप इसका यूज करते हैं, जैसे कि ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई शायर जो है पोएम लिख रहा है, जो है पोइट्री लिख रहा है, तो इस तरह के वर्ड यूज करेगा। इसी तरह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कि वो कितनी सुंदर लड़की है, आपने कोई लड़की देखी और आपको वो अच्छी लगी तो आप ऐसे बोलते हैं। एक्सप्रेशन, आप जो अपनी फीलिंग दिखाते हैं। इसी तरह अलास ही इज नो मोर, आपको किसी के मरने की खबर मिलती है, फौरन आपके मन से एक आवाज आती है, ओ क्या वो नहीं बचा, क्या वो मर गया, इस तरह से, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, क्या तुम कैसे इंसान हो, किस टाइप के इंसान हो, एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि जो भी एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होगा, जैसे कि ओ हो, आ हो, या फिर इसके अलावा अलास हो, ब्रेव हो, वेल्डन हो, उन्हीं के साथ साथ में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं।
यहाँ पर देखें थोड़ा सा और क्वेश्चन रह रहे हैं इसके थोड़े से। देखें इन्वर्टेड कोमा का तो आसान से ही है ये। इन्वर्टेड कोमा का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के द्वारा कही गई बात को बताते हैं या दिखाते हैं तब हम इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। जैसे कि द टीचर से, टीचर ने कहा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बताते हैं तब आप इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, आप उसमें कोई हेरफेर नहीं करते। हाइफन का मतलब ये होता है कि जब आप कंबाइनिंग वर्ड्स को एक साथ यूज कर लेते हैं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, तो ये जो बीच में ये हाइफन लगा हुआ है ब्रदर इन लॉ, है ना। इसी तरह सन इन लॉ बोला जाता है, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऐसे बोला जाता है, तो ये हाइफन बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रैकेट का यूज हम देखें, ब्रैकेट का यूज हम कब करते हैं, ब्रैकेट का यूज हम तब करते हैं जबकि कोई पैरेंथेटिकल जो कोई फ्रेज हो या फिर कोई सेंटेंस हो। जैसे कि एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, कि वो इतना महान हो गया है कि ही कुड अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव, कि वो चीज हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहे। यानी 20 साल की उम्र में कितना जीनियस हो गया। तो ये एक पैरेंथेटिकल फ्रेज है, इसकी चर्चा हम कभी करेंगे पैरेंथेटिकल फ्रेज क्या होता है। लेकिन जो डैश है उसका मतलब भी यही है कि जो आप ब्रैकेट में यूज करते हैं वो आप डैश के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, सच इज द पावर ऑफ जीनियस, ही कुड अचीव व्हाट ही वांटेड टू अचीव। बस ये है कि यहाँ पर ये जो है ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर डैश लगा देगा, यहाँ भी डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ आगे पीछे जब आप डैश लगाएंगे तो इसका मतलब आप वहाँ पर ये ब्रैकेट ही लगा रहे हैं। अच्छा, सवाल आता है कैपिटल लेटर्स का, कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पर लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, कह रहे हैं कि जब आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। दूसरा, किसी भी पोयम की जो पहली लाइन होगी उस लाइन का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखा जाएगा। और इसके अलावा प्रॉपर नाउन्स कैपिटल होते हैं। प्रॉपर नाउन्स का मतलब जैसे कि इंसानों का नाम, जगहों का नाम, चीज़ों का नाम, ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब, यानी कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करती है तो उस समय भी कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, देखें क्या हो रहा है आगे। जैसे कि शेक्सपियर द इमोर्टल, अब ये शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, नाम है तो एस कैपिटल होगा। द इमोर्टल हमेशा रहने वाला, इसका आई भी जो है वो कैपिटल होगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव है किसकी, इस नाउन की। तो अगर कोई ऐसी एडजेक्टिव है जो कि डायरेक्टली हमारे नाउन को जो है दिखाती है, उसको प्रेजेंट करती है, तो उसका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है। ऐसे चार्ल्स द फर्स्ट, यहाँ पर चार्ल्स द फर्स्ट, ये जो है जो फर्स्ट का एफ भी कैपिटल बनाया जाएगा। इन पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी मरी हुई चीज को जिंदा मान लेते हैं तो भी वो कैपिटल माना जाता है। जैसे कि ओ डेथ, है ना, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। यहाँ देखें डेथ, डेथ हालांकि वैसे ही है, मौत को बोलते हैं डेथ, लेकिन यहाँ पर डी जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है तो डी कैपिटल बनेगा, ओ डेथ। वेयर इज दाई स्टिंग। ठीक है, इस तरह से मंथ के नाम या फिर पार्टीज के नाम या फिर किसी किताब का टाइटल, किसी चैप्टर का टाइटल या कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो होती है उनका भी इनिशियल लेटर कैपिटल बनता है। जैसे कि दिनों के नाम मंडे, किताब का नाम रामायण, रामायण का आर कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल। ठीक है, तो कह रहे हैं विद प्रोनाउन आई एंड विद इंटरजेक्शन ओ और आ, विद नाउन जो है, यानी कह रहे हैं कि अगर ओ आ रहा है, जैसे कि ओ के बाद में डी आ रहा है तो ये कैपिटल बन जाएगा, ओ के बाद में जो वर्ड आएगा वो कैपिटल बन जाएगा। विद नाउन्स और प्रोनाउंस इंडिकेटिंग डाइटी और गॉड, कि अगर गॉड को कोई चीज दिखा रही है तो वहां पे उसका वो इनिशियल लेटर कैपिटल बनेगा। जैसे कि अलमाइटी, अलमाइटी मीन्स ताकतवर, पावरफुल, तो ये जो है गॉड इज द अलमाइटी, गॉड द अलमाइटी, ए कैपिटल बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गॉड को दिखा रहा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है हालांकि इसके, तो आप देखेंगे कि आपको कितना समझ आ गया। पंक्चुएट करेक्टली, एक सेंटेंस है जिसको हमें पंक्चुएट करना है। अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, कि अमृत शर्मा जो है वो एक मेट्रो रेलवे के कर्मचारी हैं। अब देखें अमृत का ये तो भी प्रॉपर नाउन है,
तो यहाँ पर ए कैपिटल होना चाहिए और इसका एस कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती है कि इसमें ये कैपिटल नहीं है। दूसरी बात, यहाँ फुल स्टॉप भी नहीं लग रहा है। भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप का होना जरूरी है, फुल स्टॉप भी नहीं लग रहा, तो 3 गलती पता चल गई। अब आप ये देखें, इज अ मेट्रो, ये जो मेट्रो है भाई ये भी तो एक जो है चीज का नाम है मेट्रो, है ना। एक रेल, देखो अगर ये रेल होता तो रेल में क्या करते हैं हम, इसमें रेल में तो ये कर लेते कि जी रेल तो सारी होती है तो कॉमन नाउन हो जाते, लेकिन मेट्रो, मेट्रो कोई कॉमन नाउन नहीं बल्कि ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि साइकिल तो सारी ही है, लेकिन अगर आप एटलस बोल देते हैं तो फिर वो एक प्रॉपर बन जाती है। तो देखें, अब यहाँ पर देखें ए कैपिटल एस कैपिटल, ये तो सही है। मेट्रो, यहाँ पर एम कैपिटल है। यहाँ पर ऑप्शन हालांकि दे रखे हैं लेकिन आप उसको ना देखकर इसको समझने की कोशिश करें कि ये है क्या आखिर। अच्छा, बी में देखें अमृत शर्मा, ये दोनों सही हैं। यहाँ पर मेट्रो में जो है ये सही है, रेलवे मेट्रो रेलवे ये सही है। आर बी कैपिटल एम बी कैपिटल, तो इसको छोड़ते हैं भी। यहाँ पर देखें ए कैपिटल एस कैपिटल, लेकिन एम स्मॉल है और आर भी स्मॉल है, तो ये गलत है। और ए में क्या था, अमृत शर्मा मेट्रो, एम कैपिटल तो था लेकिन आर कैपिटल नहीं था, यानी ये कोई कॉमन रेलवे नहीं है बल्कि ये मेट्रो रेलवे है। तो इसलिए यहाँ पर जो बी है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट देखें, इसके कुछ और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, वो क्वेश्चन सेकंड उसके ऊपर आ रहा है, तो थर्ड देखें डायरेक्टली। टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, कि इसको आपको पंक्चुएट करना है। देखें, यू नो, तुम्हें पता है, ही इज नॉट डेड सर, कि वो मरा नहीं है। कि क्या तुम्हें पता है कि वो मरा नहीं है, ये एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई एक्सीडेंट है और आप उसके पास जाते हैं और आप उसको देख रहे हैं, तो आप भाई आप फीलिंग से तो बोलेंगे, आपके मन से बात आएंगे, आप मन से आवाज निकलेगी, आप उससे बात करेंगे। जैसे कि यू नो, तुम्हें पता है, ही इज नॉट डेड कोमा सर, और सर के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। देखो अब इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जैसे कि अलास, ब्रेव, वेल डन, अगर होता तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क चला जाता, लेकिन यहाँ पर लास्ट में आएगा और ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाएगा। तो इसको देखते हैं बी को, यू नो ही इज नॉट डेड सर, तुम्हें पता है कि वो नहीं मरा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। जब आपको किसी के मरने की खबर मिलती है तो आप एक्सक्लेमेटर सेंटेंस का यूज करते हैं। ऐसे ही यू नो ही इज नॉट डेड सर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले सेंटेंस के अंदर कि यहाँ पर जो है ही इज नॉट डेड, ये भी सही नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं हो रहा है, ना तो एक्सक्लेमेशन मार्क है और ना ही कोई फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप तो नहीं होना चाहिए था और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अधूरा है। इसके अंदर देखें, यू नो ही इज नॉट डेड सर, भाई यहाँ पर ये हाइफन लगा रखे हैं, डैश लगा रखे हैं, तो यहाँ पर डैश का क्या मतलब, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। देखें आगे, तो इसका आंसर क्या है, ए, यू नो कोमा, कोमा लगेगा, तुम्हें पता है he is not dead comma और sir exclamation mark। टिक द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, alas the king is dead, ये तो सही है alas। अब देखो ये क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो alas के साथ में ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। the king is dead, राजा मर चुका है। अब देखो किंग का के कैपिटल है, क्यों, क्योंकि एक तरह का टाइटल है, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, बिल्कुल सही सेंटेंस। बी में देखे alas, अब भाई ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ आना चाहिए, लेकिन इसमें तो पूरे सेंटेंस में ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा alas the king is dead, alas the king is dead, इसमें भी कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, इसमें यहाँ लगा रखा है जो कि गलत है, यहाँ होना चाहिए था, और इसमें नहीं है, तो इसका ए सही है। इसी तरह पांचवा देखा क्वेश्चन 5 में क्या दिखा रखा है, 5 में कह रहे हैं कि पंक्चुएट द सेंटेंस। I want to join him and held out my hand. How are you? I asked. I am not the hilarious spirit. Answer ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास गया और मैंने अपने हाथ को हिलाकर कहा How are you? तुम कैसे हो? I asked, मैंने सवाल किया, I am not hilarious spirit. He answered. मैं कोई hilarious spirit नहीं हूँ, मैंने आंसर किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कह रहे हैं, इसका आंसर देखें, अब इसमें क्या क्या दे रखा है। आई वेंट टू हिम एंड हेल्ड, देखो भाई ये पूरा सेंटेंस है, कहीं कोमा लगेगा और कहीं इन्वर्टेड कोमा का, इसमें इन्वर्टेड कोमा का भी तो यूज होगा, अगर आपको पता चल रहा हो
तो इन्वर्टेड कोमा का भी यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखें, यहाँ पर ना तो कोई इन्वर्टेड कोमा है ना कुछ है, बी महाजन आई वेंट टू हिम, भाई हिम पे यहाँ पर भी कोई कोमा इन्वर्टेड कोमा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी गलत है। आई वेंट टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, यहाँ पर आ रहा है हाउ आर यू, लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि हाउ आर यू ये अलग सेंटेंस है और आई आस्क्ड ये अलग सेंटेंस है और ये अलग सेंटेंस है, ही आंसर्ड ये अलग सेंटेंस है। इसमें देखिए आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा हो गया कि मैं उसके पास गया और मैंने अपने हाथ को हिलाकर कहा। ठीक है, अब मैंने अपने हाथ को हिलाया तो यहाँ पर रुक गया, अब क्या कहा उसने हिलाकर, हाउ आर यू, ये इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा क्योंकि सवाल कर रहा है। आई आस्क्ड, फिर ये अलग है सेंटेंस, पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप आएगा, फिर ये इन्वर्टेड कोमा में जाएगा आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर ये कैसा है, फिर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। तो ये डी आंसर इसका सही है। अच्छा, 6 क्वेश्चन देखे, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें क्या करना है कि द क्रिएटर आंसर्ड, क्रिएटर ने यानी ब्रह्मा ने आंसर किया यस, ठीक है, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन, लेकिन इस बर्डन को उठाने के साथ साथ यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, तुम्हें अपने दिल की जो जिंदा दिली है, अपना जो बड़ापन है तुम्हें दिखाना होगा। तो इसके आंसर देखें आप, द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, ये तो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी, द क्रिएटर आंसर्ड यस, यहाँ पर यस, हालांकि यस पर जो है ये सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा यहाँ बंद नहीं हो सकता, वो आगे बंद होगा। सी देखिए, द क्रिएटर आंसर्ड, द क्रिएटर कोमा इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर कोमा लगा और यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा, यस पर आप कोमा लगाएंगे हाँ, क्योंकि आपको पॉज लेना होगा। बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया, तो ये यहाँ पर सही है, तो आंसर सी इसका सही होगा। Punctuate the following. It is mind after all which does the work of the word said my mother. मेरी माँ ने कहा कि ये दिमाग ही है जो हर चीज के पीछे, जिसके पीछे पूरी दुनिया चल रही है। तो इसमें देखें, it is a mind after all which does the work, ये सेंटेंस है। इसमें देखें, इसमें क्या क्या है कि इट इज माइंड आफ्टर ऑल, मेरी मान, इट इज माइंड ये दिमाग है, आफ्टर ऑल विच डज द वर्क ऑफ द वर्ड सेड बाय मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा का आपको यूज करना होगा। जहां भी इस तरह का वर्ड आ जाते हैं ना कि ही सेड, तो वहां पर आप समझ जाना कोमा इन्वर्टेड कोमा का यूज होता है। सी में देखिए, इट इज माइंड, यहाँ भी, यहाँ सेड बाय मदर, यहाँ इसका क्या मतलब, हमेशा कोटेशन इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा में आती है और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि गलत है। यहाँ देखिए, इट इज माइंड कोमा आफ्टर ऑल कोमा विच डज द वर्क ऑफ द वर्ड इन्वर्टेड कोमा क्लोज, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा में आ गई, कोमा इन्वर्टेड कोमा सेड बाय मदर मेरे कहा, तो यहाँ पर इसका ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शी सेड व्हाट अ फूल आई एम, उसने कहा कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ। तो देखें, व्हाट अ फूल आई एम, ये तो बिल्कुल सही है। व्हाट, अब देखो यहाँ पर अगर वर्ड होता अलास, ब्रेव, है ना, वेल डन या ब्रेवो इस तरह से, तो फिर वहां पर उसके साथ आता, लेकिन ये सही है। व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, कोमा भी लग रहा है और इन्वर्टेड कोमा भी लगे हुए हैं। लेकिन बी में अगर आप देखें, शी सेड, मैंने बोला है कि अगर ही सेड, राम सेड, शी सेड, आप समझ जाना कोमा इन्वर्टेड कोमा का खेल है, तो यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। शी सेड ये भी गलत है और लास्ट वाला भी गलत है, तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्या कह रहे हैं, देखें, find the correctly punctuate version of the following sentence passage. When I said that college was closed, he said why, ये कह रहे हैं कि जब मैंने कहा, क्या कहा, द कॉलेज वाज क्लोज्ड, कॉलेज बंद हो गया है, ही सेड उसने कहा, वाई क्यों, एंड फॉर हाउ मेनी डेज, और वो कितने दिन तक बंद रहेगा। देखो, व्हेन आई सेड, जब मैंने कहा, व्हेन आई सेड जब मैंने कहा, दैट, दैट तो सी आ रहा है, कॉलेज वाज क्लोज्ड, कॉलेज बंद हो गया,
लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरी की जो पूरी स्पीच है वो इसके अंदर नहीं रखी गई है। बी में देखें, व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वाज क्लोज, जब मैंने कहा कॉलेज बंद हो गया, ही सेड, उसने कहा, वाई एंड हाउ, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन के लिए बंद हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि वाई पर यहाँ पर ये सही लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर क्या था, कोमा नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली इन्वर्टेड कोमा का यूज किया गया था। जबकि तरीका ये है कि आप पहले कोमा लगाएंगे तब इन्वर्टेड कोमा लगेगा। तो यहाँ पर देखें बी में कोमा भी है और इन्वर्टेड कोमा भी लगा हुआ है, तो ये सही है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, व्हेन आई सेड दैट कॉलेज वाज क्लोज्ड, ही सेड, यहाँ पर भी कोमा नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि वाई एंड फॉर हाउ मैनी डेज, यहाँ पर जो है कोमा, इन्वर्टेड कोमा का तो यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कोमा का यूज नहीं किया गया। इसमें देखें वैन पर कोमा लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से जो आंसर बी है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये पूरा हो गया लगभग, एक दो क्वेश्चन और रह गए छोटे छोटे से। देखें, द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वन, सोल्जर ने कहा कि ब्रेवो मीन्स अच्छा प्रदर्शन को बोलते हैं, ब्रेवो शाबाश, वी हैव वन हम जीत चुके हैं। देखो, द सोल्जर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा ब्रेवो, अब देखो ये वर्ड है ब्रेवो, तो इसके साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ए है। नीचे देखे, ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद, सारे के सारे प्रॉपर नाउन किससे शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से होते हैं, वो तुमने पढ़ ही लिया है। प्रॉपर नाउन किसी इंसान का नाम, राम, सीता, या फिर चीज का नाम हो सकता है, गंगा, जमुना, ऐसे। विच पंक्चुएशन मार्क इन इज यूज्ड इन ब्रदर इन लॉ, ये कह रहे हैं कि कौन सा पंक्चुएशन है जो कि ब्रदर इन लॉ में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में क्या यूज हो रहा है, हाइफन है। ये जो बीच में आ रहे हैं ये क्या है, ये हाइफन होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स अ कोमा व्हाट इज यूज्ड टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन, ये कह रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट कोटेशन कोई बोल रहे हैं, जैसे कि हमने लॉर्ड बुद्धा वाली पढ़ी थी, उन्होंने कहा था कि जी और जीने दो, तो वहां पर हम कोलन का यूज कर लेते हैं। अगर इन्वर्टेड कोमा ना हो तो हम डायरेक्टली वहां पर, सॉरी, अगर कोमा ना लगाकर हम कोलन का भी यूज कर लेते हैं। यानी लॉर्ड बुद्धा सैड, वहां पर हमने कोलन लगाया था, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाए थे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज शो अ ग्रेटर पॉज देन दैट इंडिकेटेड बाय कोमा, कि जो कोमा है, सबसे छोटा तो कोमा होता है, उससे बड़ा क्या होता है, कोमा से बड़ा क्या होता है, कोमा है, फुल स्टॉप तो सबसे बड़ा होता है, स्पीच ही खत्म हो जाती है। हाइफन का इससे कोई मतलब नहीं है स्टॉप से, बल्कि वो होता है सेमी कोलन। आपको सीरीज याद है ना, सबसे छोटे स्टॉप कोलन, उससे बड़ा सेमी कोलन, उससे बड़ा कोलन, तो सेमी कोलन होता है। व्हाट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस एन इमोशन और विश, ये कह रहे हैं व्हाट इज द यूज्ड आफ्टर वर्ड्स सेंटेंस, कि अगर किसी के अंदर ये इमोशन यानी इमोशंस हैं, फीलिंग है, विश है या एक्सप्रेशन है, जब आप इंसान इन चीजों को एक्सप्रेस करता है तो सेंटेंस में किस चीज का यूज करता है, क्वेश्चन मार्क का, नो। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, फुल स्टॉप जब यूज होता है जब पूरी बात हो जाती है, हाइफन का यूज नहीं होता, बल्कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने अभी ब्रेवो पढ़ा था, है ना, सिपाही कह रहा है कि ब्रेवो वी हैव वन द मैच, तो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। हमने इसी में क्वेश्चन किए हैं, इसी में सारे हमने पंक्चुएशन को कंप्लीट किया। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे ये इतना ही काम में आने वाली चीज़ है, क्योंकि पंक्चुएशन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, आपको बोलकर या आपको समझ कर इसको जो है तैयार करना होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।